एक विकसित भारत के लिए हमारा एक विजन है, आत्मनिर्भर और अपनी क्षमता को पूरा करने वाला भारत। ये शब्द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हैं। और आज की हमारी चर्चा इसी आत्मनिर्भरता की शतरंज पर बिछी एक बहुत ही दिलचस्प बिसात से जुड़ी है। स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो भविष्य की तकनीक और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब कि रणनीतिक स्वायत्तता दोनों के लिए बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की, REPMs। सरकार ने हाल ही में भारत में इनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 7,300 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी रकम है ये। और ये कोई मामूली चुंबक नहीं है। ये वो सुपर मैग्नेट्स हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर घुमाते हैं, पवन चक्कियों से बिजली बनाते हैं और हमारे रक्षा उपकरणों को ताकत देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं। हमारी आज की चर्चा का मकसद यह जानना है कि ये योजना क्या है, भारत के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चीन को चुनौती दे पाएगा? बिल्कुल, क्या भारत इस क्षेत्र में चीन के दबदबे को चुनौती दे पाएगा? हमारी ये पूरी बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है और ये सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए और इस विषय में रुचि रखने वाले हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम समझेंगे कि भारत ने इस शतरंज के बिसात पर अपना पहला मोहरा क्यों और कैसे बढ़ाया है, और क्या ये चीन के शह से बच पाएगा। तो सबसे पहले ये 7,280 करोड़ रुपए की योजना असल में है क्या? ये सिर्फ पैसे देने की बात तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी इंडस्ट्री को मतलब जमीन से खड़ा करने की कोशिश लगती है, खासकर जब हम सिंटर्ड, नियोडिमियम, आयरन और बोरून मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, NDFB मैग्नेट्स, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुंबक माने जाते हैं। अच्छा, का हिस्सा है। इस योजना के दिल में एक बड़ा लक्ष्य है, देश में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष यानी MTPA की इंटीग्रेटेड RAPM मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्थापित करना। 6,000 MTPA, ये नंबर सुनने में तो बड़ा लगता है, पर असल में इसका पैमाना क्या है? मतलब क्या ये भारत की जरूरतों के लिए काफी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और हम इस पर आगे आएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये कैपेसिटी बनेगी कैसे। ठीक है। सरकार ये 6,000 MTPA की कैपेसिटी 5 कंपनियों के बीच बांटेगी। अच्छा, 5 कंपनियों में? जी, इन कंपनियों को एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए चुना जाएगा। मतलब हर कंपनी को लगभग 1200 MTPA की कैपेसिटी डेवलप करने का मौका मिलेगा। तो सरकार एक ही बड़ी कंपनी पर दाव लगाने की बजाय जोखिम को बांट रही है, और जाहिर है उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाएगा। हाँ, और सपोर्ट काफी मजबूत है। चुनी गई कंपनियों को 5 सालों में बिक्री से जुड़े प्रोत्साहन मिलेंगे, सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स। बिल्कुल, और ये रकम है 6,450 करोड़ रुपए। ये एक तरह की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब PLI स्कीम ही है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए 750 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी भी है। ठीक है, तो ये तो हुआ फाइनेंशियल पार्ट। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ये योजना प्रोडक्शन के हर स्टेज पर फोकस नहीं कर रही। तो क्या हम माइनिंग से लेकर फाइनल मैग्नेट तक सब कुछ भारत में बनाने वाले हैं? नहीं, और यही इस योजना का सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अच्छा। देखिए, इन मैग्नेट्स को बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है। खदान से खनिज निकालने से लेकर उन्हें प्रोसेस करने, फिर ऑक्साइड में बदलने तक। ये योजना इस चेन के आखिरी और सबसे हाईटेक 3 स्टेजेस पर केंद्रित है। वो कौन से 3 स्टेजेस हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे हम आटा बाहर से खरीदेंगे, लेकिन रोटी यानी फाइनल प्रोडक्ट अपने घर में बनाएंगे। दिलचस्प एनालॉजी है। सरकार चाहती है कि हम रोटी बनाने की सबसे मुश्किल और महंगी तकनीक में महारत हासिल करें। वो 3 चरण है। पहला, रेयर अर्थ ऑक्साइड को धातु में बदलना। ठीक है। दूसरा, उस धातु को मिश्र धातु मतलब अलॉय में बदलना। और तीसरा, उस मिश्र धातु से आखिरकार चुंबक बनाना। हाँ, तो ये वो वैल्यू चेन के हिस्से हैं जहां सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और स्किल लगती है। बिल्कुल, समझ गया। तो हम रोटी बनाना सीख रहे हैं, भले ही गेहूं उगाने और आटा पीसने का काम कहीं और हो रहा हो, पर इसकी इतनी जल्दी क्या है? Why this massive 7,300 करोड़ रुपए push right now? इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली है हमारी अपनी बढ़ती जरूरत। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ऊर्जा पर जितना जोर दिया जा रहा है, इन मैग्नेट्स की मांग उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। लेख का अनुमान है कि 2030 तक भारत की खपत आज से दुगनी हो जाएगी। डिमांड तो आती जाती रहती है, पर ये तो स्ट्रैटेजिक लग रहा है। असली वजह चीन है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हाँ।
असली वजह है हमारी निर्भरता। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 2024-25 के दौरान भारत ने 53,000 टन से ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट्स का आयात किया। 53,000 टन। और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसका ज्यादातर हिस्सा कहां से आया होगा। आपका अंदाजा सही है। इसमें से 90% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन से आया है। 90%? जी। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। वैश्विक स्तर पर इन मैग्नेट्स के निर्माण और प्रसंस्करण दोनों में 90% से ज्यादा नियंत्रण चीन का है। मतलब ये एक ऐसी मोनोपोली है जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी है। बिल्कुल। 90%। ये तो डिपेंडेंसी नहीं, एक तरह से हॉस्टेज सिचुएशन है। मतलब अगर चीन ने कल सप्लाई रोक दी तो हमारी ईवी और ग्रीन एनर्जी की एम्बिशंस का क्या होगा? बिल्कुल यही सवाल है। और चीन ने यह दिखाया भी है कि वो इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं। अच्छा। जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तेज हुई थी तो चीन ने इन मैग्नेट्स के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया था। ये पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। इसलिए भारत के लिए ये योजना सिर्फ मेक इन इंडिया का एक और कदम नहीं है। ये एक रणनीतिक जरूरत है। सही कहा। अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करने और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने की एक कोशिश है। ये सब सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। इंटेंट बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या हम कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना नहीं देख रहे? मतलब चीन के गोलायत के सामने हम डेविड बन पाएंगे? देखिए, लक्ष्य बनाना एक बात है और उसे हासिल करना बिल्कुल दूसरी। हाँ। और इस रास्ते में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो चुनौतियां? सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पैमाने का विशाल अंतर, द sheer स्केल डिफरेंस। मतलब? हमारा लक्ष्य है 6,000 MTPA की क्षमता हासिल करना। हाँ। अब इसकी तुलना चीन की सालाना क्षमता से कीजिए, जो लेख के अनुसार लगभग 2,40,000 टन है। 1 मिनट, 2,40,000 टन? जी। ये तो हमारे लक्ष्य से 40 गुना ज्यादा है। मतलब साफ है, भारत वॉल्यूम पर चीन से मुकाबला करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। ये गेम अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने का है, ना कि दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बनने का। ये एक डिफेंसिव मूव है, ऑफेंसिव नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। ये वॉल्यूम गेम है ही नहीं, ये कैपेबिलिटी गेम है। हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी जरूरतों के लिए हम किसी एक देश पर निर्भर न रहें। लेकिन ये खाई इतनी बड़ी है कि इसे पाटना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ये तो हुई पहली चुनौती। दूसरी क्या है? दूसरी चुनौती है कच्चे माल की उपलब्धता। रॉ मटेरियल। हाँ। अच्छा। इन हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स को बनाने के लिए 2 तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत होती हैं। एक होते हैं हल्के रेयर अर्थ, जैसे नियोडीमियम और प्रेसिडिमियम। एनडी और पीआर। हाँ। और दूसरे हैं भारी रेयर अर्थ, जैसे डिस्प्रोसियम और टर्बियम। DY और TB। और भारत में इनकी क्या स्थिति है? हमारे पास ये हैं। भारत में सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड यानी IREL कुछ हल्के रेयर अर्थ ऑक्साइड बनाती है। लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता भी इस 6,000 MTPA की योजना के लिए नाकाफी है। तो वो भी कम है? हाँ, पर असली समस्या है भारी रेयर अर्थ ऑक्साइड। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उच्च तापमान पर चुंबक को स्थिर रखते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर जैसी एप्लीकेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत में इनका कोई घरेलू उत्पादन नहीं है, जीरो। तो मतलब हम कार तो मेक इन इंडिया बना रहे हैं, पर उसका इंजन जो उसे हाई परफॉर्मेंस बनाता है वो अब भी इंपोर्ट ही होगा? कुछ हद तक हाँ। तो क्या ये सच में आत्मनिर्भरता है? ये तो ऐसा हुआ कि हम अपनी सप्लाई चेन का एक रिस्क कम करके दूसरा रिस्क बढ़ा रहे हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट की जगह रॉ मटेरियल का रिस्क। ये इस योजना की एक बड़ी सीमा है और सरकार इससे वाकिफ है। हम इस पर बाद में आएंगे कि सरकार इस रॉ मटेरियल की समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है। ठीक है। लेकिन पहले तीसरी और शायद सबसे व्यवहारिक चुनौती को समझते हैं, लागत की प्रतिस्पर्धा, द कॉस्ट कम्पेटिटिवनेस। चीन के साथ कॉस्ट में मुकाबला करना, ये तो लगभग हर इंडस्ट्री के लिए एक कॉश्मेर, एक बुरे सपने जैसा रहा है। बिल्कुल। चीन अपने विशाल उत्पादन पैमाने, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन और दशकों की सरकारी सब्सिडी के कारण इतनी कम कीमतों की पेशकश कर पाता है कि किसी भी नए प्लेयर के लिए टिकना मुश्किल हो जाता है। लेख में CEEW के विशेषज्ञ ऋषभ जैन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। वो कहते हैं, जब तक अनिवार्य न किया जाए, कोई भी ऐसा चुंबक नहीं खरीदना चाहेगा जो काफी महंगा हो। और ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है।
कोई प्राइवेट कंपनी क्यों ही महंगा भारतीय चुंबक खरीदेगी जब सस्ता चीनी ऑप्शन अवेलेबल है? सही बात है। जब तक कोई सरकारी मैंडेट ना हो या कोई बाय इंडियन पॉलिसी ना हो, ये तो मार्केट में टिक ही नहीं पाएगा। सही कहा। तो भारतीय निर्माताओं के लिए चीन की कीमतों का मुकाबला करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, भले ही सरकार सब्सिडी दे रही हो। इतनी चुनौतियों के बाद तो लगता है कि ये आरईपीएम स्कीम अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसके आगे पीछे भी कुछ होना चाहिए। इज दिस पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लेबुक? हाँ, और इसे उसी तरह देखना बहुत जरूरी है। यह योजना अकेले खड़ी नहीं है, यह भारत की एक व्यापक मल्टी प्रोंग्ड खनिज रणनीति का एक हिस्सा है। वो रणनीति क्या है? इसके कई पहलू हैं। पहला है वैश्विक सहयोग। अच्छा। भारत क्वाड और G7 जैसे समूहों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की एक वैकल्पिक भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सके। मतलब ये सभी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ सबके हित एक हैं। यह डी रिस्किंग की एक ग्लोबल एफर्ट है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हुई। घरेलू स्तर पर क्या हो रहा है? घरेलू स्तर पर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी साल जनवरी में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी NCMM शुरू किया गया है। NCMM? जी, इसका बजट 2024 से 2031 तक के लिए 16,300 करोड़ रुपए है। इसका सीधा उद्देश्य देश में और विदेशों में दोनों जगह क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को सिक्योर करना है। और इसके साथ कानूनी सुधार भी हुए हैं, जैसे खान और खनिज अधिनियम में संशोधन। कानून बदलने से जमीन पर क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 2023 में सरकार ने 30 खनिजों को महत्वपूर्ण घोषित किया और खान और खनिज अधिनियम में संशोधन किया। इस संशोधन से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि केंद्र सरकार को लिथियम और रेयर अर्थ जैसे खनिजों के ब्लॉक्स की नीलामी करने का अधिकार मिल गया। पहले ये राज्यों के पास था। हाँ, और प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इस बदलाव के बाद अब तक 34 ऐसे ब्लॉक नीलाम भी किए जा चुके हैं। ये प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में लाने का एक बड़ा कदम है। और मैंने काबिल नाम के कंपनी के बारे में भी पढ़ा है, इसका क्या रोल है? काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इस रणनीति का एक और अहम मोड़ा है। यह 3 सरकारी कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर है। इसका काम एक ही है, विदेशों में जाकर महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों जैसे लिथियम और कोबाल्ट की खदानों की खोज करना, उन्हें खरीदना या उनमें हिस्सेदारी लेना। तो ये एक तरह से भारत की अपनी ओवरसीज मनी नीलाम है, आप कह सकते हैं। और ये सिर्फ कागज पर नहीं है। काबिल ने हाल ही में अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों के एक्सप्लोरेशन के लिए एक समझौता भी किया है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत कच्चे माल की चुनौती को लेकर कितना गंभीर है। तो आप देख सकते हैं कि आरईपीएम योजना इस चेस बोर्ड पर सिर्फ एक मोहरा है। असली गेम तो पूरी बोर्ड पर खेला जा रहा है, डिप्लोमेसी के जरिए, घरेलू कानूनों को बदलकर और विदेशों में एसेट्स एक्वायर करके। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि रेयर अर्थ मैग्नेट योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है। बिल्कुल। यह भारत की रणनीतिक मंशा को दर्शाता है, लेकिन इसके सामने पैमाने, कच्चे माल और लागत की जो हिमालय जैसी चुनौतियां हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इसकी सफलता सिर्फ इस 7,300 करोड़ की योजना पर नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, पूरे इकोसिस्टम के विकास पर निर्भर करेगी। इसमें घरेलू एक्सप्लोरेशन को तेजी से बढ़ाना, काबिल जैसे प्रयासों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाना और सबसे महत्वपूर्ण मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए एक बाजार तैयार करना शामिल है। एक ऐसा बाजार जो शुरुआत में ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार हो। जी हाँ। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नीति निर्माण की बारीकियों को समझते हैं। चीन के भारी लागत, लाभ और स्थापित प्रभुत्व को देखते हुए क्या सरकारी सब्सिडी पर आधारित मॉडल वास्तव में एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग बना सकता है, या इसके लिए भारतीय उद्योगों और सरकार को अल्पकालिक लागत पर रणनीतिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के अपने दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत होगी? एक बहुत ही जरूरी सवाल है ये। अगर आपको हमारी ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हम हर महत्वपूर्ण विषय का इसी तरह आलोचनात्मक विश्लेषण करते रहेंगे।